मम्मी, आप नानी के यहाँ जाने के लिए पैकिंग करते हुए भी इतनी उदास क्यों लग रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए। नानी मामा से मिलने जा रही हो, पिंकी दीदी सोनू भैया भी मिलेंगे। नहीं नहीं, खुश तो हूँ। बस जाने से पहले क्या क्या काम निपटाने हैं ये सोच रही हूँ। खूब एंजॉय करना मम्मी। हमारी पढ़ाई के कारण तो आपका जल्दी निकलना भी नहीं होता। कहकर मेरे गाल पर किस करके मेरी बेटी सुकन्या चली गई। सही तो कह रही थी। कोई मायके जाते हुए भी इतना उदास होता है क्या? मायके जाते समय तो एक धीर गंभीर स्त्री भी चंचल तरुणी बन जाती है। पर सुकन्या को क्या बताऊं, कैसे दिखाऊं उसे अपने मन में लगे घाव। 20 साल की ही तो थी, दुनिया के दाव पेचों से दूर। अभी तो उसकी अपनी अलग दुनिया है। माँ बापों के साय में हंसी मुस्कुराती खिलखिलाती दुनिया। मेरे जाने के बाद अमित, सुकन्या और उससे 3 साल छोटे सौरभ को कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए घर की साफ सफाई करने वाली रमाबाई और खाना बनाने वाली कमला को अच्छी तरह निर्देश दे दिए थे। अपना बैग बंद कर मैं अमित का ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी। सौरभ ने भी खेल कर आने पर पहला सवाल यही किया, मम्मी पैकिंग हो गई? आप बहुत सीरियस लग रही हो, क्या हुआ? नहीं, ठीक हूँ, कहते हुए मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। इतने में अमित भी आ गए। हम चारों ने साथ डिनर किया। खाना खत्म होते ही अमित बोले, सुजाता आज टाइम पर सो जाना, अब किसी काम की चिंता मत करना। सुबह 5 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। सब काम निपटाने में 11 बज ही गए। सोने लेटी तो अजीब सा दुख और बेचैनी थी। किसी से कह नहीं पा रही थी कि मुझे नहीं जाना माँ के घर। मुझे नहीं लगते लड़ाई झगड़े अच्छे। अक्सर सोचती हूँ, क्या शांति और प्यार से रहना बहुत मुश्किल काम है क्या? बस अमित मेरी मनोदशा समझते हैं, लेकिन वे भी क्या कहें। खून के रिश्तों का एक अजीब अलग ही सच यह भी है कि अगर कोई गैर आपका दिल दुखाए तो आप उससे एक झटके में किनारा कर सकते हैं, लेकिन ये खून के अपने सगे रिश्ते मन को चाहे बार बार लहूलुहान करें, आप इनसे भाग नहीं सकते। कल मैं मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ूंगी। 2 घंटे में दिल्ली पहुंचकर फिर टैक्सी से मेरठ मायके पहुंच जाऊंगी, जहां फिर कोई झगड़ा देखने को मिलेगा। झगड़ा भी माँ बेटे के बीच का, सोचकर ही शर्म आ जाती है। रिटायर्ड टीचर माँ, अपने पढ़े लिखे मुझसे 5 साल बड़े नरेंद्र भैया, गीता भाभी और मेरी भतीजी पिंकी और भतीजे सोनू के बीच का झगड़ा। कौन गलत है, कौन सही, मैं कुछ सोचना नहीं चाहती, लेकिन दोनों मुझे फोन पर एक दूसरे की गलती बताते रहते तो मन का स्वाद कसैला हो ही जाता है। मायके का यह तनाव आज का नहीं है। 5 साल पहले माँ जब रिटायर हुई थी तब से यही चल रहा है। आपस के स्नेह सूत्र कहाँ खो गए, पता ही नहीं चला। पिछली बार मैं 2 साल पहले गई थी। इन 2 सालों में हर फोन पर तनाव बढ़ता ही दिखा। अब तो हालात यह हो गई है कि मुझसे तो कोई यह पूछता ही नहीं कि मैं कैसी हूँ, अमित और बच्चे कैसे हैं। बस वे नमस्ते कहते ही शिकायतों का पिटारा खोल देते हैं। ऐसे माहौल में मायके जाते समय किस बेटी का दिल खुश होगा। मैं तो अभी न जाती, पर माँ ने फौरन आने के लिए कहा तो मैं बहुत बेमन से कल जा रही हूँ। काश पापा होते,
बस इतना सोचते ही आंखें भर आती हैं मेरी। मैं 13 वर्ष की ही थी जब उनका हार्ट फेल हो गया था। उनका न रहना जीवन में एक ऐसा खालीपन दे गया जिसकी कमी मुझे हमेशा महसूस हुई। उन्हें ही याद करते करते मेरी आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। सोए बच्चों को अच्छी तरह रहने के निर्देश देते हुए हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अमित से विदा लेकर अंदर चली गई और नियत समय पर उदास सा चेहरा खत्म हुआ। जैसे ही घर पहुंची, माँ गेट पर खड़ी थी। टैक्सी से उतरते ही घर पर एक नज़र डाली तो बाहर से ही मुझे जो बदलाव दिखा उसे देखकर मेरा दिल बुझ गया। अब घर के एक गेट की जगह 2 गेट दिख रहे थे और एक ही घर के बीच में दिख रही थी एक दीवार। दिल को बड़ा धक्का लगा। मैंने गेट के बाहर से ही पूछा, माँ ये क्या? कुछ नहीं, मेरे बस का नहीं था रोज रोज का क्लेश। अब दीवार खींचने से शांति रहती है। वे लोग उधर खुश हैं और मैं इधर खुश। खुश एक ही आंगन के 2 हिस्से, इसमें खुश कैसे रह सकता है कोई? माँ और अब मेरी आवाज़ सुनकर भैया और उनका परिवार भी अपने गेट पर आ गया। भैया ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, कैसी है सुजाता? गीता भाभी भी मुझे गले मिली। पिंकी सोनू तो चुपट ही गए। बुआ हमारे घर चलो ना। इतने में माँ ने कहा, सुजाता चल अंदर, यहाँ कब तक खड़ी रहेगी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि ये क्या हो गया, क्या करूं? भैया ने ही कहा, जा सुजाता, बाद में मिलते हैं। मैं अपना बैग उठाए माँ के पीछे पीछे चल दी। दीवार खड़ी होते ही घर का पूरा नक्शा बदल गया था। छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ भैया के हिस्से में चली गई थी। अब छत पर जाने के लिए भैया के गेट से अंदर जाना था। आंगन का एक बड़ा हिस्सा भैया की तरफ था और एक छोटी गैलरी माँ के हिस्से में, जहाँ से बाहर का रास्ता था। आंगन और गैलरी के बीच खड़ी एक दीवार जिसे देख देख कर मेरे दिल में हौल उठ रहे थे। माँ एकदम शांत और सामान्य थी। नहा धोकर मैं थोड़ी देर लेट गई। माँ चाय लेकर आई और फिर खुल गया शिकायतों का पिटारा। मैं अनमनी सी हो गई। इतनी दूर में क्या इसलिए आई हूँ? क्या यह जान सकूं कि भाभी ने टाइम पर खाना क्यों नहीं बनाया? भैया भाभी के साथ उनके मायके क्यों जाते हैं? बार बार भाभी उन्हें बिना बताए पिक्चर देखने क्यों चली गई, वगैरह वगैरह। माँ ने पूछा, क्या हुआ? बहुत थक गई है क्या? बहुत चुप है। मैंने भर्राए गले से कहा, माँ ये दीवार। बात पूरी नहीं होने दी माँ ने। बहुत अच्छा हुआ, अब रोज रोज की किटकिट बंद हो गई। अब शांति है। अब बोल क्या खाएगी? और इन लोगों को सिर पर मत चढ़ाना। मैं अवाक माँ का मुंह देखती रह गई। इतने में दीवार के उस पार से भैया की आवाज आई, सुजाता लंच यहीं कर लेना, तेरी पसंद का खाना बना है। पिंकी की भी आवाज है, बुआ जल्दी आओ ना। माँ ने पल भर सोचा, फिर कहा, अच्छा अच्छा, एक चक्कर काटा उधर, नहीं तो कहेंगे माँ ने भाई बहन को मिलने नहीं दिया। मैं भैया की तरफ गई। पिंकी सोनू की बातें शुरू हो गई। दोनों सुकन्या और सौरभ की बातें पूछते रहे और फिर धीरे धीरे भैया और भाभी ने भी माँ की शिकायतों का सिलसिला शुरू कर दिया। माँ हर बात में अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की बात करती है। उन्हें पेंशन मिलती है, वे किसी पर निर्भर नहीं है। बात बात में गुस्सा करती है, समय के साथ कोई समझौता नहीं करती है। मैं यहाँ क्यों आई मुझे समझ नहीं आ रहा था। कैसे रहूँगी यहाँ? यहाँ सब मुझसे बड़े हैं,
मैं किसी को क्या समझाऊं। और आज तो पहला ही दिन था। इतने में माँ की आवाज आई, सुजाता खाना लग गया है, आजा। मैं फिर माँ के हिस्से में आ गई। मैंने बहुत उदास मन से माँ के साथ खाना खाया। माँ ने मेरी उदासी को मेरी थकान समझा और फिर मैं थोड़ी देर लेट गई। बेड के जिस तरफ मैं लेटी थी वहां से बीच की दीवार साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर मेरी आंखें बार बार भीग रही थी। अपने अपने हैम के टकराव में मेरी माँ, मेरे भैया ये सब भूल चुके थे कि इस घर की बेटी को आंगन का यह बंटवारा देखकर कैसा लगेगा। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरा तो इस घर में गुजरा बचपन, जवानी सब बट गए। आंगन का वो कोना जहाँ पता नहीं कितनी दोपहरें सहेलियों के साथ गुड्डे गुड़ियों के खेल खेले थे। अमरूद का वो पेड़ जिसके नीचे गर्मियों में चारपाई बिछाकर लेट कर पता नहीं कितने उपन्यास पढ़े थे। छत पर जाने वाली वे बीच की चौड़ी सीढ़ियां जहां बैठकर लूडो कैरम खेला करते थे, अब ये सब दीवार के उस पार है, जहां जाने पर माँ की आंखों में नाराजगी के भाव दिखते हैं। माँ के हिस्से में वो जगह थी जहां हर तीज त्योहार पर जब सब साथ बैठते थे, आज वो खाली खाली लग रही थी। घर का बड़ा हिस्सा भैया के पास था। माँ ने अपनी जरूरत और घर की बनावट के हिसाब से दीवार खड़ी करवा दी थी। यही चल रहा था। मैं भैया की तरफ होती तो माँ बुला लेती। वो बार बार पूछती कि नरेन क्या कह रहा था। भैया भाभी पूछते, माँ मुझे क्या बताती है उनके बारे में। मैं कहती हूँ कुछ खास नहीं, का नपा तुला जवाब सबको देती। मुझे महसूस होता घर भी मेरे दिल की तरह उदास है। मैं मन ही मन अपने जाने के दिन गिनती रहती। अमित और बच्चों के फोन पर बातें होती रहती थी। दिन भर मेरा पूरा समय इसी कोशिश में बीतता कि सबके संबंध अच्छे हो जाए, लेकिन शाम तक परिणाम शून्य होता। एक दिन मैंने माँ से पूछ ही लिया, माँ मुझे आपने फोन पर इस दीवार के बारे में नहीं बताया और फौरन आने के लिए क्यों कहा था। माँ ने कहा, ऐसे ही गीता को दिखाना था कि मैं अकेली नहीं हूं, बेटी है मेरे साथ। मैंने भैया से पूछा, आपने फोन पर बताया नहीं कुछ। जवाब भाभी ने दिया, बस फोन पर क्या बताते, दीवार खींचकर माँ खुश हो रही है तो हमें भी क्या परेशानी है, हम भी आराम से हैं। मेरे मन में आया, ये सब खुश है तो मुझे ही क्यों तकलीफ हो रही है। घर के आंगन में खड़ी दीवार से एक दिन तो हद हो गई। माँ मुझे साड़ी दिलवाने मार्केट ले जा रही थी। मैंने कहा, हाँ पिंकी और सोनू को भी बुला लेती हूँ, उन्हें उनकी पसंद के लिए कुछ खरीद के दे दूंगी। माँ ने फौरन कहा, नहीं हम दोनों ही जाएंगे। मैंने कहा, माँ बच्चे हैं, उनसे कैसा गुस्सा। मुझे उन सब पर गुस्सा आता है। मैं उस समय उन्हें नहीं ले जा पाई, उन्हें मैं अलग से लेकर गई। उन्हें उनकी पसंद के कपड़े दिलवाए। फिर हम तीनों ने आइसक्रीम खाई। जब से आई थी ये पहला मौका था कि मन को कुछ अच्छा लगा। पिंकी व सोनू के साथ समय बिताकर मन बहुत हल्का हुआ। 5 दिन बीत गए थे। मुझे अजीब सी मानसिक थकान महसूस हो रही थी। पूरा दिन दोनों तरफ की आवाजों पर कभी इधर तो कभी उधर घूमती दौड़ती रहती। मन रोता मेरा किसी को एक बेटी के दिल की कसक नहीं दिख रही थी। किस बेटी का मन नहीं चाहता कि कभी वो 2-3 साल में अपने मायके आए तो प्यार और अपनेपन से भरे रिश्तों की मिठास यादों में साथ लेकर जाए। मगर
जल्दी से जल्दी अपने घर मुंबई जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा मायका मायका नहीं रह गया। वो तो ऐसा मकान था जहाँ दीवार के दोनों तरफ माँ बेटे बुरे पड़ोसियों की तरह रह रहे थे। इस माहौल में किसी बेटी के दिल को चैन नहीं आ सकता था। मैंने अमित को बता दिया कि मैं 1 हफ्ते में आ रही हूँ। अमित सब समझ गए थे। 7वें दिन मैंने अपना बैग पैक किया, सबसे कचेरे मन से विदा ली। भैया ने अपने जान पहचान की टैक्सी बुलवा दी थी। टैक्सी में बैठकर सीट पर सिर टिकाकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लगा विदाई तो आज हुई है मायके से। शादी के बाद जो विदाई हुई थी उसमें फिर मायके आने की, सबसे मिलने की एक आस, चाह और कसक थी। लेकिन अब लग रहा था कि कभी नहीं आ पाऊंगी। इतने प्यारे मीठे रिश्ते में आई कड़वाहट सहन करना बहुत मुश्किल था। मायके में खड़ी बीच की दीवार रह रहकर मेरी आंखों के आगे आती रही और मेरे गाल भिगोती रही। तो दोस्तों, ये थी उस बेटी की कसक जो अपने मायके में भी सुख का आभास हो उसे, ऐसा चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो मायके गई तो दोनों में मन मुटाव देखकर उसका दिल जो है वो तार तार हो गया। अब वो वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि वहाँ अपनापन था ही नहीं। कहानी कैसी लगी? ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।